हेलो दोस्तों, स्टडी विद अनु में मैं अनु आपका स्वागत करती हूँ। और जैसे कि आपको पता ही है कि आदित्य रंजन सर की मैं बुक कंप्लीट करा रही हूँ आपको, जिसमें हम पॉलिटिकल साइंस को शुरू कर चुके हैं, यानी कि इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन को। तो हम इसका काफ़ी कल के पार्ट में एक पार्ट आपका इसका हो चुका है और आज हमें यहाँ संघ एवं इसके राज्य क्षेत्र से शुरू करना है। तो कल हमने ये राष्ट्रीय प्रतीक पर ख़त्म किया था, ठीक है। तो चलिए इसको भी फटाफट से कंप्लीट कर लेते हैं। और वीडियो आधे घंटे का होगा, आधे घंटे से नीचे का मैं कोई भी वीडियो आपको देने वाली नहीं हूँ, क्योंकि अब समय ज़्यादा नहीं बचा है और ये बुक कंप्लीट नहीं हो पाएगी, क्योंकि आप लोगों का रहता है कि बहुत बड़ा मत करिए और इसको ज़्यादा बड़ा वीडियो हो जाता तो आप बोर होते। तो आप 2x स्पीड पर देखिए और इसको करिए, क्योंकि फिर ये ख़त्म नहीं हो पाएगी, फिर मेरी जिम्मेदारी नहीं है। क्योंकि मैंने आपको प्रॉमिस किया कि मैं ख़त्म करा दूँगी, लेकिन उसके लिए आपको भी थोड़ा सा एफर्ट डालना पड़ेगा, आपको थोड़ी देर तक वीडियो को देखना पड़ेगा, ठीक है। तो आधे घंटे का ही दे रही हूँ, बहुत लंबा वीडियो नहीं है, आधे घंटे के वीडियो तो आप कर ही सकते हो, ठीक है। तो चलिए फटाफट से कर लेते हैं, फिर इसके भी PYQ लगाने हैं हमें। तो संघ एवं उसका राज्य क्षेत्र से शुरू करें। तो स्टार्ट करने से पहले अगर आप मेरे चैनल यानी कि स्टडी विद अनु में नए हैं तो आज पेन को कर लेते हैं चेंज। तो अगर आप मेरे चैनल यानी कि स्टडी विद अनु पे नए हैं तो स्टडी विद अनु को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें, ताकि मेरे द्वारा जितना भी कंटेंट, जितना भी वीडियो और जितना भी सब्जेक्ट आपको प्रोवाइड कराया जा रहा है वो सारा आपको मिल सके, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, सारा भी टाइम वेस्ट नहीं करते हैं। तो पहला है संघ और उसके राज्य क्षेत्र, जिसमें भाग 1 दिया हुआ है। तो भाग 1 अनुच्छेद 1 से 4 तक। तो आपको पता है कि भाग 1 में क्या है। भाग 1 में भारत के 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं, वर्तमान में दिया हुआ है, ठीक है। तो अनुच्छेद 1 में क्या दिया है भाई? अनुच्छेद 1 में दिया है इंडिया, जो कि भारत यानी राज्यों का संघ है, अर्थात भारतीय संघ राज्यों के बीच समझौते का परिणाम नहीं है। अनुच्छेद 2 कहता है कि नए राज्यों का प्रवेश होगा, उसकी स्थापना की शक्ति जो है वो संसदीय विधि के द्वारा की जाएगी। अनुच्छेद 3 कहता है कि भारतीय संघ के नए राज्यों का निर्माण होगा और उनका पुनर्सीमन होगा, यानी कि उनकी सीमा जो है दोबारा से कर डाली जाएगी, अगर ज़रूरत होगा तो दोबारा से पुनर्सीमा करी जाएगी, ठीक है। अनुच्छेद 4 कहता है कि अनुच्छेद 2 और 3 के तहत जो बनाए गए किसी भी कानून में अनुच्छेद 368 के तहत संशोधन किए बिना संविधान में आवश्यक परिणामी परिवर्तन शामिल हो सकते हैं, ठीक है। ये बात कहता है अनुच्छेद 4। अब स्वतंत्रता के बाद राज्यों के पुनर्गठन की बात कर लेते हैं। तो एस.के. धर आयोग, जो कि 1948 में गठित हुआ था, दिसंबर 1948 में इसकी अनुशंसा हुई, भाषा के आधार पर राज्यों के गठन का विरोध करता है, ठीक है। प्रशासनिक सुविधा के आधार पर पुनर्गठन का ये क्या करते हैं? समर्थन करते हैं, प्रशासनिक सुविधा के आधार पर, लेकिन भाषा के आधार पर राज्यों के गठन का ये विरोध करते हैं। कौन? एस.के. धर आयोग, ठीक है। अब JVP समिति क्या कहते हैं? धर आयोग के निर्णयों की समीक्षा हेतु नेहरू, पटेल और सीतारमैया की सदस्यता में सितंबर 1948 में JVP समिति जो है वो गठित की गई। अप्रैल 1949 में रिपोर्ट सौंपी गई और भाषीय आधार पर राज्य पुनर्गठन को अस्वीकृत किया गया। राज्य पुनर्गठन आयोग जो है वो दिसंबर 1953 में फजल अली की अध्यक्षता में गठित किया गया था, ठीक है, ये याद रखिए, ठीक। अन्य सदस्य थे KM पन्नीकर और HN कुंजरू, ठीक है। 1955 में रिपोर्ट पेश करते हुए भाषा को मुख्य आधार माना है। परिणाम स्वरूप 1 नवंबर 1956 को 7वें संविधान संशोधन के द्वारा भाषा के आधार पर 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेशों का क्या किया गया? गठन किया गया। विभिन्न राज्यों के गठन के वर्ष देख लेते। तो आंध्र प्रदेश का गठन 1 नवंबर 1956 को हुआ। गुजरात का गठन हुआ है 1 मई 1960 को। नागालैंड गठित किया गया 1 दिसंबर 1963 को। हरियाणा गठित हुआ है 1 नवंबर 1966 को। हिमाचल प्रदेश का गठन हुआ है 25 जनवरी 1971 को। मेघालय गठित किया गया 21 जनवरी 1972 को। मणिपुर आपका गठित किया गया है 21, तो आप देख सकते हो मणिपुर, मेघालय और त्रिपुरा ये आपके 21 जनवरी 1972 को गठित किए गए। तो इस तरह से भी आप इसको याद कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद सिक्किम याद रखिए, सिक्किम बहुत बार पूछा जाता है। 16 मई 1975 को गठित किया गया है। फिर उसके बाद 20 फरवरी 1987 को 2 गठित हुए हैं आपके, मिजोरम और अरुणाचल प्रदेश गठित हुए हैं, ठीक है। फिर 30 मई 1987 को गोवा का गठन हुआ है। फिर 2000 में आपके 3 राज्य गठित हुए हैं, छत्तीसगढ़, उत्तराखंड और झारखंड। छत्तीसगढ़ 1 नवंबर को, और उत्तराखंड 9 नवंबर को और झारखंड आपका 15 नवंबर को गठित किया गया है, ठीक है। तेलंगाना आपका 2 जून 2014 को गठित किया गया।
शांत रहो बाबू, ठीक से बैठो। क्या कर रहे हो? ठीक से बैठो, मम्मा को परेशान नहीं कर, बैठो मम्मा। आंध्र प्रदेश भाषा के आधार पर गठित होने वाला देश का पहला राज्य है, तो ये बात याद रखनी है। 31 अक्टूबर 2019 से जम्मू कश्मीर राज्य को जम्मू कश्मीर और लद्दाख केंद्र शासित प्रदेशों में आधिकारिक रूप से विभाजित कर दिया गया। जनवरी 2020 में दादरा नगर हवेली, दमन दीव दोनों संघ शासित प्रदेशों को एक केंद्र शासित प्रदेश के रूप में मान्यता दी गई है। ठीक है। पांडिचेरी नवंबर 1954 को फ्रांस की सरकार ने अपनी सभी बस्तियां पांडिचेरी, येनम, माहे और कराईकल को भारत को सौंप दिया। 28 मई 1956 को इस संबंध में संधि पर हस्ताक्षर हुए, जबकि चंद्रनगर को 1951 की संधि के तहत सौंपा गया और कानूनी रूप से पूर्ण विलय 16 अगस्त 1962 को हुआ है। गोवा 18 दिसंबर 1961 को गोवा दमन द्वीप की मुक्ति के लिए पुर्तगालियों के विरुद्ध कार्रवाई की गई। 12वें संविधान संशोधन के द्वारा इन क्षेत्रों को भारत का अभिन्न अंग जो है वो बना लिया गया। ठीक है। अब बात करते हैं क्षेत्रीय परिषद की। तो क्षेत्रीय परिषद की स्थापना 1956 के राज्य पुनर्गठन अधिनियम के तहत हुई, जिसका उद्देश्य केंद्र और राज्यों के बीच समन्वय को बढ़ाना है। इसका गठन राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। अध्यक्ष हैं केंद्रीय गृह मंत्री, राष्ट्रपति के द्वारा मनोनीत केंद्रीय मंत्री। उपाध्यक्ष होते हैं संबंधित राज्यों के मुख्यमंत्री, जो प्रतिवर्ष आपके बदलते रहते हैं। ठीक है। अब बात कर लेते हैं नागरिकता की। तो नागरिकता आपकी भाग 2 में है, अनुच्छेद 5 से लेकर 11 में। ठीक है। अनुच्छेद 5 कहता है कि संविधान लागू होने के समय नागरिकता होगी आपके पास। अनुच्छेद 6 कहता है कि कुछ ऐसे व्यक्तियों के नागरिकता अधिकार होंगे जिन्होंने पाकिस्तान से भारत में प्रव्रजन किया है। अनुच्छेद 7 कहता है कि पाकिस्तान के प्रव्रजित व्यक्तियों के नागरिकता अधिकार होंगे। अनुच्छेद 8 कहता है कि भारतीय मूल के वैसे लोगों के नागरिकता अधिकार होंगे जो भारत के बाहर निवास कर रहे हैं। ठीक है। अनुच्छेद 9 कहता है कि जो व्यक्ति स्वेच्छा से विदेशी राज्यों की नागरिकता प्राप्त कर रहे हैं उन्हें नागरिकता नहीं मिल सकती। अनुच्छेद 10 कहता है कि नागरिकता अधिकारों की निरंतरता होगी। अनुच्छेद 11 कहता है कि संसद के द्वारा कानून बनाकर नागरिकता अधिकारों का नियमन होगा। ठीक है। अब नागरिकता अधिनियम 1955 के अनुसार नागरिकता का आधार देख लेते हैं। नो जन्म से 26 जनवरी 1950 को या फिर उसके बाद अपवाद राजनयिकों के बच्चे और विदेशियों के बच्चे अपवाद है इसमें। ठीक है। तो आपको ये तब आपको जो है इसमें नागरिकता आप मिल जाएगी। ठीक है। वंश परंपरा के द्वारा नागरिकता जो है वो 26 जनवरी 1950 के पश्चात जन्म लेने वाला व्यक्ति भारत का नागरिक जो है वो माना जाएगा, यानी जिस दिन से हमारा संविधान लागू हुआ है, यदि उसके जन्म के समय उसके माता पिता में से कोई भारत का नागरिक हो। ठीक है। देशीकरण के द्वारा नागरिकता मिलेगी आपको, पंजीकरण के द्वारा नागरिकता मिलेगी और भूभाग को मिलाने पर भी आपको नागरिकता मिलेगी। ठीक है। तो 5 प्रकार से आपको नागरिकता मिलती है। भारतीय नागरिकता की समाप्ति कैसे होगी? तो भाई नागरिकता अधिनियम 1955 कहता है कि 3 आधार पर आपकी नागरिकता समाप्त कर दी जाएगी। अगर आपने नागरिकता का परित्याग कर दिया, या फिर आपने किसी अन्य देश की नागरिकता जो है वो स्वीकार कर ली है, या फिर सरकार ने आपकी नागरिकता छीन ली है। ठीक है। तो 3 टाइप से आपकी नागरिकता समाप्त होगी। नागरिकता संशोधन अधिनियम आपका आया था 2019 में। इसके अनुसार 31 दिसंबर 2014 को या उसके पहले अफगानिस्तान, बांग्लादेश और पाकिस्तान से भारत आए हिंदुओं, सिखों, बौद्धों, जैनियों, पारसियों और ईसाइयों को अवैध प्रवासी नहीं माना जाएगा। ठीक है। अब बात कर लेते हैं मौलिक अधिकारों की। तो मौलिक अधिकार आपके भाग 3 में अनुच्छेद 12 से 35 के अंतर्गत दिए गए हैं। ठीक है। 1931 में कांग्रेस के कराची अधिवेशन, जिसके अध्यक्ष पटेल सी थे, यानी कि सरदार पटेल, ने मूल अधिकारों की मांग हुई। इसका प्रारूप जवाहरलाल नेहरू ने बनाया था। ठीक है। मूल अधिकारों का तो संविधान के भाग 3 को भारत का मैग्ना कार्टा भी कहा जाता है और इसे अमेरिका के संविधान से लिया गया, यानी मूल अधिकार आपके अमेरिका के संविधान से लिए गए हैं। मूल अधिकारों में 7 मौलिक अधिकार थे, लेकिन 44वां संविधान संशोधन जो कि 1978 में हुआ, उसके द्वारा जो संपत्ति का अधिकार था वो अनुच्छेद 31 और 19F को हटा दिया गया है और संविधान के अनुच्छेद 301 के अंतर्गत इसको कानूनी अधिकार बना दिया गया। किसको? संपत्ति के अधिकार को। ठीक है। अब आपके कितने अधिकार रह गए भाई? अब 6 रह गए हैं। ठीक है। कौन कौन सा? समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण का अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, संस्कृति का अधिकार और संवैधानिक उपचारों का अधिकार। शोषण का अधिकार नहीं, शोषण के विरुद्ध अधिकार। ठीक है। तो समानता का अधिकार आपका 14 से 18 अनुच्छेद में दिया है। स्वतंत्रता का अधिकार 1912 के 22 अनुच्छेद में दिया गया है। शोषण के विरुद्ध अधिकार आपके 23 और 24 में दिए हुए हैं। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार आपका 25 से 28 के बीच दिया गया है। संस्कृति और शैक्षिक अधिकार आपके 29 से 30 में दिया हुआ है। संवैधानिक उपचारों का अधिकार आपका अनुच्छेद 32 में दिया हुआ है।
ठीक है। अब बात करते हैं मौलिक अधिकार से संबंधित अनुच्छेदों की। ठीक है, तो सबसे पहले आ जाते हैं अनुच्छेद 12 में। अनुच्छेद 12 में राज्य की परिभाषा दी है। 13 अनुच्छेद में किसी विधि का मौलिक अधिकारों के उल्लंघन के मामलों में शून्य होना दिया है। अनुच्छेद 14 कानून के समक्ष समानता और कानूनों का समान संरक्षण बताता है। अनुच्छेद 15 कहता है कि धर्म, मूलवन, जाति, लिंग, जन्मस्थान के आधार पर भेदभाव प्रतिषेध होगा। अनुच्छेद 16 कहता है कि लोक नियोजन के विषय में अवसर की समानता मिलेगी। अनुच्छेद 17 कहता है कि अस्पृश्यता यानी कि छुआछूत का उन्मूलन होगा। अनुच्छेद 18 कहता है कि उपाधियों का अंत होगा। अनुच्छेद 19 कहता है कि भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता मिलेगी। अनुच्छेद 20 कहता है कि अपराधों के संदर्भ में संरक्षण होगा। अनुच्छेद 21 कहता है कि जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार मिलेगा। बैठो। अनुच्छेद 21 बैठो ठीक से। अनुच्छेद 21 ए कहता है कि नहीं आई क्या हो जाओ। अनुच्छेद 21 ए कहता है कि शिक्षा का अधिकार मिलेगा आपको 86वें संविधान संशोधन 2002 के तहत। अनुच्छेद 22 कहता है कि गिरफ्तारी और नजरबंदी के खिलाफ सुरक्षा मिलेगी। अनुच्छेद 23 कहता है कि मानव के श्रम और बलात् और दुर्व्यवहार पर प्रतिबंध लगेगा। ठीक है। अनुच्छेद 24 कहता है कि कारखानों में बालकों के नियोजन का प्रतिषेध होगा। अनुच्छेद 25 कहता है कि अंतःकरण की और धर्म के आबाद रूप से मान्य आचरण और प्रचार करने की स्वतंत्रता मिलेगी। अनुच्छेद 26 कहता है कि धार्मिक कार्यों के प्रबंध की स्वतंत्रता मिलेगी। अनुच्छेद 27 कहता है कि किसी धर्म को संपोषित करने वाले करों के बारे में स्वतंत्रता मिलेगी। अनुच्छेद 28 कहता है कि कुछ शिक्षा संस्थाओं में धार्मिक शिक्षा या धार्मिक उपासना में उपस्थित होने के बारे में स्वतंत्रता मिलेगी। अनुच्छेद 19 कहता है कि अल्पसंख्यकों की भाषा, लिपि और संस्कृति की सुरक्षा मिलेगी। अनुच्छेद 30 कहता है कि अल्पसंख्यकों को शैक्षणिक संस्थान स्थापित करने और उनका प्रबंधन करने का अधिकार दिया जाएगा। अनुच्छेद 31 कहता है कि संपत्ति का अनिवार्य अर्जन होगा। 44वां संविधान संशोधन 1978 के द्वारा ये समाप्त कर दिया गया है। ठीक है। अनुच्छेद 32 जो है वो संवैधानिक उपचारों का अधिकार देता है। अनुच्छेद 33 जो है इस भाग के द्वारा प्रदत्त अधिकारों का बलों आदि को लागू करने में उपांतरण करने की संसद की शक्ति देता है। अनुच्छेद 34 जो है जब किसी क्षेत्र में सेना कानून प्रवर्तन में है तथा इस भाग के द्वारा प्रदत्त अधिकारों का निर्बंधन देता है। अनुच्छेद 35 जो है इस भाग के उपबंधों को प्रभावी करने के लिए विधान देता है। ठीक है। अब बात करते हैं स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 19 की। ये नागरिकों को 6 अधिकार प्रदान करती है। 19A कहता है कि आपको बोलने की स्वतंत्रता है और आपकी प्रेस की स्वतंत्रता है। 19B कहता है कि शांतिपूर्वक बिना हथियारों के एकत्रित होने और सभा करने की स्वतंत्रता है। 19C कहता है कि आप संघ बना सकते हैं, संघ बनाने की स्वतंत्रता दी गई है। 19D में आपको देश के किसी भी क्षेत्र में आने जाने की यानी कि आवागमन की स्वतंत्रता दी गई है। 19E आपको किस देश के किसी भी क्षेत्र में निवास करने और बसने की स्वतंत्रता देता है, यानी आप कहीं भी रह सकते हैं। 19G आपको कोई भी व्यापार और जीविका चलाने की स्वतंत्रता देता है। ठीक है। अब बात करते हैं संवैधानिक उपचारों के अधिकार अनुच्छेद 32 के। तो अंबेडकर ने अनुच्छेद 32 को क्या बोला है भाई? संविधान की आत्मा। ये इंपॉर्टेंट है, कई बार ये क्वेश्चन आता है। इसके तहत सुप्रीम कोर्ट में 5 प्रकार की रिट जारी की जाती है। पहली है बंदी प्रत्यक्षीकरण। ठीक है, जिसको कि सशरीर को प्रस्तुत किया जाए, ये अर्थ है इसका। परमादेश जो है कि हम आदेश देते हैं। प्रतिषेध लेख यानी कि रोकना। उत्प्रेषण यानी कि प्रमाणित होना या सूचना देना। अधिकार परीक्षा लेख मतलब प्राधिकृत या वारंट के द्वारा। ठीक है। राज्य के नीति निर्देशक तत्वों की बात कर लेते हैं। तो राज्य के नीति निर्देशक तत्व आपके भाग 4 में दिए हुए हैं, अनुच्छेद 36 से लेकर 51 में। ठीक है। इसे आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। मूल अधिकारों के साथ निदेशक तत्व संविधान की आत्मा और दर्शन है। इसका उद्देश्य क्या है? लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना और आर्थिक और सामाजिक लोकतंत्र की पुष्टि करना। इनकी प्रकृति जो है वो गैर न्यायोचित होती है, यानी आप इनको न्यायालय में इनके बारे में कोई भी जो है वो इनके विरुद्ध कुछ भी नहीं कर सकते हैं। ठीक है। कानून की संवैधानिक मान्यता के विवरण में न्यायालय इन्हें देखता है। ठीक है। राज्य के नीति निर्देशक तत्व से संबंधित अनुच्छेद क्या है? तो 36 राज्य को परिभाषित करता है। 37 कहता है कि संविधान के भाग 4 के उपबंध किसी न्यायालय में परिवर्तनीय नहीं होंगे। 38 कहता है कि सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय मिलेगा।
39 कहता है कि राज्य द्वारा अनुसरणीय कुछ नीति तत्व, जबकि 42वां संविधान संशोधन 1976 को छोड़ करके, ठीक है। 39 ए कहता है कि निःशुल्क विधिक सहायता मिलेगी, जो कि 42वें संशोधन 1976 के द्वारा ऐड किया गया है। 40 कहता है कि भाई ग्राम पंचायतों का गठन होगा। 41 कह रहा है कि कल्याणकारी सरकार बनेगी। 42 कहता है कि काम की न्याय संगत और मनोविचित दशाओं और प्रसूति सहायता का उपबंध किया जाएगा। 43 कह रहा है कि उचित मजदूरी और शिष्ट जीवन स्तर दिया जाएगा। 43 ए कह रहा है कि उद्योगों के प्रबंध में कर्मचारियों का भाग लेना, यानी कि 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा ये बात जोड़ी गई है। 43 बी कह रहा है कि सरकारी समितियों को बढ़ावा दिया जाएगा, जो कि 97वें संविधान संशोधन 2011 के द्वारा जोड़ा गया। 44 कहता है कि यह समान नागरिक संहिता होगी। 45 कह रहा है कि शिशुओं और बालकों की क्या होगी, देखभाल होगी, ठीक है। 46 कह रहा है कि अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य कमजोर वर्गों के शोषण से बचाव होगा। 47 कह रहा है कि पोषण, जीवन स्तर और लोक स्वास्थ्य होगा। 48 कहता है कि वैज्ञानिक कृषि और पशुपालन होगा। 48 ए कहता है कि पर्यावरण और वन्यजीव संरक्षण होगा, जो कि 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा जोड़ा गया। 49 कहता है कि राष्ट्रीय महत्व के स्मारकों, स्थानों और वस्तुओं का संरक्षण किया जाएगा। 50 कह रहा है कि न्यायपालिका का कार्यपालिका से पृथक्करण यानी कि अलग किया जाएगा। 51 कहता है कि राज्य के द्वारा अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को क्या दिया जाएगा, प्रोत्साहन दिया जाएगा, ठीक है। अब राज्य के नीति निषेध तत्वों के लिए संशोधन क्या है, तो भैया 44वां संशोधन 1978 के द्वारा अनुच्छेद 38 के तहत एक नया निदेशक सिद्धांत बनाया गया, जो राज्य को आय, स्थिति, सुविधाओं और अवसरों में असमानताओं को कम करने का क्या देता है, आपको अधिकार देता है, ठीक है। 86वां संशोधन 2002 के द्वारा अनुच्छेद 45 की विषय वस्तु में परिवर्तन किया गया। अनुच्छेद 21 के अंतर्गत बुनियादी शिक्षा क्या बन गई, एक आपकी मौलिक अधिकार बन गई है, तो ये चीज़ को याद रखना है। अब चलते हैं मौलिक कर्तव्य की ओर, ठीक है, फटाफट से रिवाइज करना है। मौलिक कर्तव्य जो है वो भाग 4A में दिए हैं, अनुच्छेद 51A में वर्णित है, ठीक है। इसे 1976 में स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर क्या किया गया था, लागू किया गया था, ठीक है। इसे सोवियत संघ के संविधान से लिया गया है, किसे, मौलिक कर्तव्यों को, ठीक है। 22वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा 10 मूल अधिकारों को क्या किया गया, जोड़ा गया, ठीक है। 11वां मूल कर्तव्य जो है वो 6 से 14 साल तक के बच्चों को शिक्षा दिलाना है। 86वें संविधान संशोधन 2002 के द्वारा इसको जोड़ा गया, तो ये इंपॉर्टेंट है, इसे याद रखिएगा। अब बात करते हैं मूल कर्तव्यों की सूची को लेकर। तो प्रत्येक नागरिक का ये कर्तव्य होगा कि संविधान का पालन करे। तो भाई कितने मौलिक कर्तव्य हैं, 11 है, ठीक है। तो 11 के 11 हम यहाँ पढ़ने वाले हैं। संविधान का पालन करें, उसके आदर्शों, संस्थाओं, राष्ट्रध्वज, राष्ट्रगान का आदर करें। स्वतंत्रता के लिए हमारे राष्ट्रीय आंदोलन को प्रेरित करने वाले उच्च आदर्शों को हृदय में संजोए और उनका पालन करें। भारत की संप्रभुता, एकता, अखंडता की रक्षा करें और उसे अक्षुण्ण रखें। देश की रक्षा करें, आह्वान किए जाने पर राष्ट्र की सेवा करें। भारत के सभी लोगों में समरसता और समानता, भातृत्व की भावना का निर्माण करें। हमारी सामाजिक संस्कृति, गौरवशाली परंपरा का महत्व समझें और उसका परिरक्षण करें। प्राकृतिक पर्यावरण की रक्षा और उसका क्या करें, संवर्धन करें। वैज्ञानिक दृष्टिकोण और ज्ञानार्जन की भावना का विकास करें। सार्वजनिक संपत्ति को सुरक्षित रखें। व्यक्तिगत और सामूहिक गतिविधियों के सभी क्षेत्रों में उत्कर्ष की ओर बढ़ने का सतत प्रयास करें। माता पिता या संरक्षक के द्वारा 6 से 14 साल तक के बच्चों हेतु प्राथमिक शिक्षा प्रदान करना, ठीक है। अब बात करते हैं मूल कर्तव्यों की विशेषताओं की। तो मूल कर्तव्य जो है वो गैर न्यायोचित है। इनमें से कुछ नैतिक कर्तव्य हैं और कुछ नागरिक कर्तव्य हैं। मूल कर्तव्य केवल और केवल नागरिकों के लिए हैं। नागरिकों के अधिकार और कर्तव्य आपस में संबंधित और अविभाज्य हैं, ठीक है। अब बात कर लेते हैं संघीय कार्यपालिका की। तो 2 मिनट रुकिए, मैं पानी पी लेती हूँ। संघीय कार्यपालिका, ठीक है। भाग 5 और अनुच्छेद 52 से 78 के बीच में आपकी संघीय कार्यपालिका दी हुई है, ठीक है। अनुच्छेद 53 कहता है कि भारतीय संघ की कार्यपालिका की शक्ति जो है वो किस में निहित होगी, भाई राष्ट्रपति में निहित होगी। राष्ट्रपति जो है वो नाम मात्र की कार्यपालिका प्रमुख है तथा प्रधानमंत्री जो है वो भाई वास्तविक कार्यपालिका प्रमुख होते हैं। तो ये लाइन हमेशा याद रखनी है। राष्ट्रपति देश का संवैधानिक प्रधान होता है और प्रथम नागरिक कहलाता है, ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं राष्ट्रपति के पद के लिए क्या क्या योग्यता है, जो कि अनुच्छेद 58 में दी हुई है, ठीक है। तो पहली बात, भारत का नागरिक हो, ठीक। दूसरी बात, 35 वर्ष की आयु पूरी कर चुका हो।
तीसरी बात, लोकसभा का सदस्य निर्वाचित होने की योग्यता रखता हो। चौथी बात, राज्य केंद्र स्थानीय सरकार में लाभ के पद पर ना हो। ठीक है, तो ये बात याद रखनी है, तभी आप राष्ट्रपति बनेंगे। अब आ जाते हैं अनुच्छेद 54 में। तो अनुच्छेद 54 कहता है कि राष्ट्रपति का निर्वाचन जो है वो एक निर्वाचक मंडल के द्वारा राज्यसभा, लोकसभा और राज्य विधानसभा, पुडुचेरी, दिल्ली विधानसभा के निर्वाचित सदस्यों के द्वारा होगा। किसके द्वारा? राज्यसभा के निर्वाचित सदस्यों के द्वारा, लोकसभा के निर्वाचित सदस्यों के द्वारा, राज्य विधानसभा के निर्वाचित सदस्यों के द्वारा और पुडुचेरी और दिल्ली विधानसभा के निर्वाचित सदस्यों के द्वारा जो एक निर्वाचक मंडल बनेगा उसके द्वारा राष्ट्रपति का निर्वाचन होगा। तो ये इम्पॉर्टेंट है, बहुत बार एग्जाम में ये आता है अनुच्छेद 54 के तहत। ठीक है, अनुच्छेद 59 क्या कहता है? कहता है कि राष्ट्रपति के पद के लिए कुछ शर्तें होंगी। अनुच्छेद 60 कह रहा है कि राष्ट्रपति को भाई शपथ दिलाई जाएगी। अनुच्छेद 61 कहता है कि राष्ट्रपति पर महाभियोग लगेगा। ठीक है, संसद के किसी भी सदन के द्वारा राष्ट्रपति को 14 दिन पहले लिखित सूचना देने पर ही महाभियोग लगेगा और ये एक अर्ध न्यायिक प्रक्रिया है। ठीक है, अब बात कर लेते हैं राष्ट्रपति चुनाव में नामांकन की। तो उम्मीदवार के प्रस्तावक और अनुमोदकों की संख्या कितनी होनी चाहिए? कम से कम 50 निर्वाचक होने चाहिए और 50 ही आपको अनुमोदक होने चाहिए। ठीक है, सांसद या विधायक। जमानत राशि कितनी है भाई? तो 15,000 रुपये आपकी जमानत राशि देनी होगी। जमानत राशि जब्त होगी कब? जब आपके पास कम से कुल डाले गए मतों के 1/6 भाग। ठीक है, अगर उससे कम हुए तो आपकी जमानत राशि जब्त हो जाएगी। राष्ट्रपति के वेतन और भत्तों की बात कर लेते हैं। तो भाई मासिक वेतन मिलता है 5 लाख रुपए, आयकर से मुक्त है ये। निःशुल्क निवास स्थान मिलता है इनको, यानी कि राष्ट्रपति भवन में रहते हैं और संसद के द्वारा स्वीकृत इनको अन्य भत्ते भी मिलते हैं। कार्यकाल के दौरान वेतन और भत्तों में कटौती नहीं हो सकती है। ठीक है, और 1.5 लाख रुपए इनको प्रति माह पेंशन भी मिलती है। ठीक, अब बात कर लेते हैं राष्ट्रपति की शक्तियों की। कार्यकारी शक्ति देख लेते हैं। तो संघ की कार्यपालिका शक्ति जो है वो राष्ट्रपति में निहित है। ठीक है, अनुच्छेद 77 कहता है कि भारत सरकार की समस्त कार्यपालिका कृत्य राष्ट्रपति के नाम से की जाती है। राष्ट्रपति के द्वारा की गई समस्त नियुक्तियां प्रधानमंत्री, मंत्रिपरिषद के सदस्य, कैग, राज्यपाल, मुख्य चुनाव आयुक्त, अन्य चुनाव आयुक्त, महान्यायवादी, यूपीएससी और वित्त आयोग के अध्यक्ष, सदस्य, SC, ST और पिछड़ा वर्ग के आयोग की नियुक्ति कौन करता है? ये सब राष्ट्रपति करते हैं। अब विधायी शक्तियों की बात कर लेते हैं। तो राष्ट्रपति संसद की बैठक को क्या कर सकते हैं? बुला सकते हैं और सत्रावसान कर सकते हैं। राष्ट्रपति लोकसभा का विघटन कर सकते हैं, संसद की संयुक्त अधिवेशन के लिए आह्वान कर सकते हैं। प्रत्येक वर्ष संसद के प्रथम अधिवेशन और प्रत्येक नए चुनाव के बाद राष्ट्रपति क्या करते हैं? संसद को संबोधित करते हैं। अनुच्छेद 123 के तहत राष्ट्रपति के पास में जो है अध्यादेश जारी करने की शक्ति है और राज्यपाल के पास 213 में, ये याद रखिएगा, 123 अधिकार देता है राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने का और 213 अधिकार देता है राज्यपाल को अध्यादेश जारी करने का। ठीक है, वित्तीय शक्तियां, राष्ट्रपति की पूर्वानुमति से ही संसद में धन विधेयक जो है वो पेश किया जाता है। केंद्रीय बजट जो है यानी वार्षिक वित्तीय विवरण को संसद में समक्ष प्रस्तुत करते हैं कौन? राष्ट्रपति। न्यायिक शक्तियां आ गई। संविधान के अनुच्छेद 72 के अंतर्गत राष्ट्रपति को दया याचिका स्वीकार करने और दंड को कम करने, समाप्त करने, माफ करने की शक्ति जो है वो मिली है। किस अनुच्छेद में? 72 अनुच्छेद पे। राष्ट्रपति उच्चतम न्यायालय से विधिक सलाह अनुच्छेद 143 ले सकता है, परंतु इस सलाह को मानने के लिए राष्ट्रपति बाध्य नहीं है। सैन्य शक्तियां, राष्ट्रपति भारतीय सेना का सर्वोच्च सेनापति होता है। थल सेना, नौसेना और वायुसेना के प्रमुखों की नियुक्ति करता है। राष्ट्रपति संसद की अनुमति से युद्ध की शुरुआत और समाप्ति की घोषणा कर सकता है। अब आपातकालीन शक्ति देख लेते हैं। तो आपातकालीन शक्तियां संविधान के भाग किसमें दी हुई हैं? 18 में। ठीक है, अनुच्छेद 352 से 360 के अंतर्गत इसमें 3 प्रकार के आपातकाल का जो है वो प्रावधान किया गया है। तो ये इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान से देखिएगा।
पहला है आपका राष्ट्रीय आपातकाल जो कि अनुच्छेद 352 के तहत लगता है। दूसरा है आपका राज्य आपातकाल जिसको कि हम राष्ट्रपति शासन भी कहते हैं, 356 के अंतर्गत लगता है। तीसरा है आपका वित्तीय आपातकाल जो कि 360 में लगता है। ठीक है, अब राष्ट्रीय आपातकाल जो है वो पूरे राष्ट्र में लगता है, राज्य आपातकाल किसी एक राज्य में लगता है, वित्तीय आपातकाल भी आपका पूरे राष्ट्र में लगता है। तो अभी तक वित्तीय आपातकाल नहीं लगा है। ठीक है, बाकी ये 2 लग चुके हैं। अब बात कर लेते हैं वीटो शक्ति की। निलंबनकारी वीटो के तहत राष्ट्रपति किसी विधेयक को संसद के पास वापस भेजकर उसे पुनर्विचार करने के लिए कह सकता है। ये है आपकी राष्ट्रपति की निलंबनकारी वीटो की शक्ति। अब अत्यंतिक वीटो के तहत राष्ट्रपति किसी विधेयक को पारित करने से मना कर सकते हैं, अर्थात उस विधेयक को पूरी तरह से क्या कर सकते हैं, खारिज कर सकते हैं। पॉकेट वीटो के तहत राष्ट्रपति किसी विधेयक पर हस्ताक्षर नहीं करते और ना ही उसे पुनर्विचार के लिए भेजते हैं। ठीक है, अब बात कर लेते हैं राष्ट्रपति की वीटो शक्ति की। यहाँ पे डायग्राम दिया है, उसे देख लो। ठीक है, तो राष्ट्रपति की वीटो शक्ति, आत्यंतिक वीटो विधेयक पर अपनी राय सुरक्षित रखना, निलंबन वीटो विधेयकों की आपत्तियों सहित संसद में पुनर्विचार हेतु वापस भेजना, पॉकेट वीटो यानी कि जेबी विशेषाधिकार विधेयक पर कोई भी निर्णय नहीं करना। विशेषित वीटो क्या है, राष्ट्रपति के वीटो को संसद के विशेष बहुमत के द्वारा अध्यारोहण करना। यह यूएसए में प्रचलित है, भारत में नहीं है। ठीक है, अब राष्ट्रपति की क्षमादान की शक्ति देख लेते हैं भाई। तो प्रविलंबन शक्ति है दंड, विशेषकर मृत्यु दंड पर अस्थायी रोक, परिहार दंड अवधि में कमी, लघुकरण मतलब दंड के स्वरूप में बदलाव या फिर कमी, क्षमा मतलब दंड से पूर्णतः मुक्ति मिल गई, विराम मतलब सजा को विशेष परिस्थितियों से कम करना। ठीक है, अब उपराष्ट्रपति को देख लेते हैं हम लोग। ठीक है, तो अभी समय है इसलिए उपराष्ट्रपति भी कवर कर लेते हैं। उपराष्ट्रपति एक संवैधानिक पद है जो भारत के लोकतांत्रिक ढांचे में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। ये राष्ट्रपति के बाद दूसरा सर्वोच्च पद है। उपराष्ट्रपति राज्यसभा के पदेन सभापति होते हैं। इसका निर्णय संविधान के अनुच्छेद 64 में किया गया है, इसका वर्णन। अब उपराष्ट्रपति के लिए योग्यता क्या होनी चाहिए, तो भाई भारत का नागरिक होना चाहिए, उसकी आयु 35 वर्ष से कम नहीं होनी चाहिए, वो किसी लाभ के पद पर नहीं होना चाहिए और सबसे इम्पोर्टेंट राज्यसभा का सदस्य बनने की योग्यता रखता हो। वही राष्ट्रपति के लिए क्या था, लोकसभा का सदस्य बनने की योग्यता, लेकिन उपराष्ट्रपति के लिए क्या है, राज्यसभा का सदस्य बनने की योग्यता, क्योंकि वो राज्यसभा का पदेन सभापति होता है। ठीक है, अब बात कर लेते हैं उपराष्ट्रपति के निर्वाचन की। तो भाई उपराष्ट्रपति के निर्वाचन में भारत के उपराष्ट्रपति का निर्वाचन एक निर्वाचक मंडल के द्वारा होता है, जैसा कि राष्ट्रपति का निर्वाचन होता है। ठीक है, एक निर्वाचक मंडल के द्वारा। इसमें संसद के दोनों सदनों के सदस्य, तो इसमें सिर्फ और सिर्फ दोनों सदनों के सदस्य यानी आपकी लोकसभा और राज्यसभा के आपके सभी सदस्य भाग लेते हैं, यानी निर्वाचित भी लेते हैं और मनोनीत भी लेते हैं। लेकिन राष्ट्रपति में क्या होता है, राष्ट्रपति में सिर्फ निर्वाचित सदस्य भाग लेते हैं। ठीक है, शामिल होते हैं। ये निर्वाचन अनुपातिक प्रतिनिधित्व के आधार पर एकल संक्रमणी मत प्रणाली के द्वारा गुप्त मतदान से होता है। तो ये ऐसा मतदान तो राष्ट्रपति के भी इसमें होता है, लेकिन क्या डिफरेंस था वो मैंने आपको बता दिया। उपराष्ट्रपति की शपथ देख लेते हैं। तो शपथ भाई दी है 69 में। उपराष्ट्रपति को अपना पद ग्रहण करने से पूर्व राष्ट्रपति और उसके द्वारा नियुक्त किसी व्यक्ति के समक्ष क्या लेनी पड़ती है, शपथ लेनी पड़ती है। उपराष्ट्रपति का कार्यकाल भी आपका 5 साल का होता है, जैसे राष्ट्रपति का होता है। ठीक है, अब बात कर लेते हैं प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद की। ठीक है, तो अभी समय है, कर ले। सरकार की संसदीय व्यवस्था में प्रधानमंत्री सरकार का प्रमुख होता है। ठीक है, अनुच्छेद 74 कहता है कि राष्ट्रपति को उसके कार्यों के संपादन और सलाह देनी हेतु एक मंत्रिपरिषद होती है, जिसका प्रधान कौन होता है, प्रधानमंत्री होता है। अनुच्छेद 75 कहता है कि प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करेगा, राष्ट्रपति करेगा, और अन्य मंत्रियों की नियुक्ति राष्ट्रपति जो है वो प्रधानमंत्री की सलाह पे करेंगे। अनुच्छेद 75(2) कहता है कि मंत्री राष्ट्रपति के प्रसाद पर अपना पद धारण करेंगे। अनुच्छेद 75(3) कहता है कि मंत्रिपरिषद लोकसभा के प्रति सामूहिक रूप से क्या होती है, उत्तरदायी होगी। अनुच्छेद 75(4) कहता है कि प्रधानमंत्री सहित प्रत्येक मंत्री राष्ट्रपति के सामने पद और गोपनीयता की शपथ लेते हैं। अनुच्छेद 78 कहता है कि राष्ट्रपति को जानकारी देने आदि के संबंध में प्रधानमंत्री के कर्तव्यों का उल्लेख है। अब बात कर लेते हैं प्रधानमंत्री के वेतन और भत्ते की। तो संसद के द्वारा ये निर्धारण होता है और वर्तमान में लगभग 1,60,000 रुपये इनको वेतन मिलता है और वो संसद सदस्य को प्राप्त होने वाले वेतन और भत्ते भी प्राप्त करते हैं। ठीक है, अब प्रधानमंत्री की कार्य और शक्ति। तो
प्रधानमंत्री जो होते हैं वो लोकसभा के नेता होते हैं और मंत्रिपरिषद के प्रमुख होते हैं, ठीक है। राष्ट्रपति को संसद का सत्र आहूत करने और सत्तावसान का परामर्श जो है वो प्रधानमंत्री देते हैं। अध्यक्षता करते हैं प्रधानमंत्री नीति आयोग की, राष्ट्रीय विकास परिषद की, CSIR की, राष्ट्रीय एकता परिषद की, अंतर्राज्यीय परिषद और जल संसाधन परिषद की अध्यक्षता जो है वो प्रधानमंत्री करता है। विभिन्न अधिकारों की नियुक्ति में परामर्श महान्यायवादी, कैग, UPSC, CBI प्रमुख इत्यादि की को नियुक्ति में परामर्श देते हैं। मंत्रिमंडलीय समितियों की अध्यक्षता नियुक्ति समिति, आर्थिक मामलों की समिति, राजनीतिक मामलों की समिति, निवेश और विकास पर समिति तथा रोजगार और कौशल विकास पर मंत्रिमंडलीय समिति होती है, ठीक है। तो अब मंत्रिमंडल जो सचिवालय है वो हम कल के उसमें पढ़ेंगे, ठीक है। तो आई होप आपको आज का ये वीडियो पसंद आया होगा। तो अगर आपको आज का ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और स्टडी विद अनु के साथ कनेक्टेड रहिए। स्टडी विद अनु को शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को प्रेस करिए। थोड़ा सा भी यूज़फुल है तो दूसरों के साथ ज़रूर शेयर करिए और फीडबैक ज़रूर दीजिए। मेरा गला थोड़ा सा ख़राब है लेकिन फिर भी बहुत तेज़ बोलने की कोशिश कर रही हो सकता है वीडियो में आवाज़ मेरी तेज़ आ रही हो क्योंकि मुझे काफ़ी ताकत लगानी पड़ रही है, आवाज़ बहुत कम निकल रही है। और जब ताकत ज़्यादा लगा रही है तो मुझे ऐसा लग रहा है कि माइक से आपको आवाज़ बहुत ज़्यादा जा रही होगी। तो अगर ज़्यादा जा रही है तो वॉल्यूम को थोड़ा सा कम कर लीजिएगा। और क्योंकि अगर मैं धीमे बोलने की कोशिश करती हूँ ना तो बिल्कुल नहीं निकल रही है आवाज़ मेरी, तो इस वजह से मुझे ताकत लगानी पड़ रही है और शायद उससे तेज़ आ रही होगी आवाज़। तो चलिए मिलते हैं, अब आगे का हम कल करेंगे, ठीक है। पढ़ते रहिए, सफलता ज़रूर मिलेगी। फास्ट फॉरवर्ड में पढ़िए, 2x स्पीड पे पढ़िए, कैसे भी रिवीजन करिए पर करिए। और घटना चक्र का जो मैं PYQ प्रैक्टिस करा रही हूँ उसको करना बिल्कुल मत भूलिए। डेली करा रही हूँ सुबह 8 बजे, ठीक है। आप ही के लिए मैंने NCERT को रोक दिया है और पेट का मैं PYQ आपको मॉडल प्रैक्टिस सेट करा रही हूँ ताकि अच्छी तैयारी हो जाए, अच्छा प्रैक्टिस हो जाए, ठीक है। चलिए मिलते हैं कल नेक्स्ट वीडियो में।